बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देखने के बाद आपको अपने पाठ्य पुस्तक से यानी कि किताब से उस पाठ को जरूर पढ़ना है और जितना पढ़ाया गया है उतने टॉपिक का जो भी सवाल दिया गया है आपकी किताब में उनको जरूर बना लेना है। और हाँ, अपने कॉपी में जरूरी बातों को भी नोट करते जाना है ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए जो एग्जाम टाइम में आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री का पाठ द्रव्य की अवस्थाएं को पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम द्रव्य की अवस्थाएं का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गतिज ऊर्जा एवं अणुगति के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ये नियम क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं। यह नियम कहता है कि अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसें, जिन्हें हम नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं, के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं एक चित्र अपने स्क्रीन पर। 3 गैसें हैं, गैस ए, गैस बी और गैस सी। उन गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए, पीबी और पीसी है। ये तीनों गैसें ऐसी हैं कि अगर मैं इनको एक साथ डाल दूं तो ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों गैसों को एक साथ डाल दिया। अब डाल्टन का नियम ये कहता है कि अगर हमने इन तीनों गैसों को, जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, उनको एक साथ डाल दिया तो जो टोटल प्रेशर होगा, जो कुल दाब होगा, वो उन गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। आप देख सकते हैं P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 और जितने भी गैसेस होंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम स्थिर टेम्परेचर यानी कि स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर ही काम करता है। फिर एक और चीज होती है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है, शुष्क गैस का दाब। तो वो होता है P कुल यानी कि जो कुल दाब आपका आया माइनस जलीय तनाव। तो जलीय तनाव को अगर आप कुल प्रेशर से माइनस कर दो तो आपको शुष्क गैस का दाब मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोल अंश के रूप में आंशिक दाब। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि PV = nRT करके एक आदर्श गैस समीकरण होता था। हमने क्या किया, P को एक तरफ रखा और बाकी चीजें एक तरफ ले आए। तो उससे हमारी ये 3 इक्वेशन बनी, P1, P2 और P3 के लिए। 3 अलग अलग प्रेशर के लिए हमने समीकरण बनाया है। P अलग है और N अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर V और T की मात्रा सेम है तीनों समीकरण में। अब हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया जिससे हमारा P कुल निकल गया। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P कुल हमने निकाला P1 प्लस P2 प्लस P3 के मदद से। अब हमने क्या किया, P1, P2 और P3 की जगह पर हमने ऊपर वाली वैल्यूज रख दी। तो जब हमने वैल्यूज रखी तो हमारे पास आखिरी में आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3, ये ब्रैकेट में है, और RT/V। अब हम क्या करेंगे, P1/P टोटल कर देंगे। तो P1 को जब हमने P टोटल से डिवाइड किया तो वो कुछ ऐसा आ गया, और आखिरी में हमारे पास इसकी मदद से आता है X1 जो कि मोल अंश है।
मोल अंश के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये वहीं से आया है। ये मोल अंश है P1 अपॉन P टोटल बराबर 1 का मोल अंश, जो भी गैस 1 होगी उसका मोल अंश। अब हम जब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा P1 इज इक्वल्स टू X1 इंटू P कुल। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कुल दाब की वैल्यू दी हुई है और आपको किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कुल दाब को उस गैस के मोल अंश से गुणा कर देंगे। अगर मैं इस बात को जनरली बोलूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Pi इज इक्वल्स टू XI इंटू P कुल। तो यहाँ पर I की जगह पर आप वो नंबर डाल सकते हैं, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गतिज ऊर्जा एवं अणु गति की। गैसों के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। गति मतलब मोशन करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। गति करते समय अणु आपस में और पात्र की दीवार से टकराते हैं। इससे उनकी गति और ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। तो जो उस गति की एवरेज वैल्यू होती है U एवरेज, वो सारे अणुओं की जो गति है उसको हम पहले ऊपर सम करते हैं और उसको n से डिवाइड कर देते हैं। n जो है वो अणुओं की संख्या है। ये जो UAV है इसे हम हिंदी में औसत गति कहते हैं। अब हम एक ग्राफ देखने वाले हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये हमने दो टेम्परेचर T1 और T2 पर ग्राफ दिया हुआ है। अब हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जो y एक्सिस है उसमें अणुओं की संख्या मतलब n की वैल्यू दी हुई है और जो हमारी x एक्सिस है उसमें हमें गति दी हुई है। जो T1 है, जो T1 तापमान है वो T2 से कम है, ये हमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो T1 है उस पे जो ग्राफ है वो थोड़ा तिकोना सा बना है और जो T2 है उसमें जो ग्राफ है वो थोड़ा चौड़ा सा बना है। ग्राफ में 3 वैल्यू दी गई हैं और वो ग्राफ के पीक पर दी गई हैं। पहली जो वैल्यू है वो है औसत गति, दूसरी जो वैल्यू है वो है अति संभाव्य गति और तीसरी जो वैल्यू है वो है वर्ग माध्य मूल वेग। औसत गति तो हमने अभी देख ली, लेकिन ये जो दो गतियां हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाली एक चीज है कि T1 जो कि T2 से छोटा है उसमें जो ग्राफ है वो थोड़ा तिकोना बन रहा है, लेकिन T2 पर जो ग्राफ है वो थोड़ा चौड़ा बन रहा है। तो इस बात को आप नोट करिएगा, हम इसके बारे में आगे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं अति संभाव्य गति की। ग्राफ का शीर्ष बिंदु वह गति प्रदर्शित करता है जो अधिकतर अणुओं की होती है। इस गति को अति संभाव्य गति यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। इसको UMP से दर्शाते हैं। तापमान बढ़ने पर UMP बढ़ती है, मतलब अति संभाव्य गति बढ़ती है। तो ये चीज आपने पहले भी देखी थी कि अगर आप कहीं पर टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तापमान बढ़ा देते हो, तो जो अणु है वो तेज तेज गति करने लगते हैं। तापमान बढ़ने पर ग्राफ चौड़ा हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बोला था कि नोट करने के लिए कि तापमान बढ़ने पर ग्राफ चौड़ा हो जाता है और यह दर्शाता है कि उच्च गति पर गतिमान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा के उद्देश्य से, तो ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बात करते हैं मध्य मूल वेग की। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mu²। औसत स्थानांतरण ऊर्जा हाफ m'(u') के लिए हमें सभी अणुओं की गतियों के वेग के औसत u'² की आवश्यकता होगी। तो वो u' जो होता है उसकी वैल्यू होती है u1² प्लस u2² प्लस ऐसे करते करते जितनी भी आपकी अणुओं की संख्या है तब तक आप ऐड करोगे, उसके बाद आप उसको जितनी भी अणुओं की संख्या है उससे डिवाइड कर दोगे। ये उसी तरह जैसे हमने वहां पर औसत वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ पर हम u² की वैल्यू निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हर गति को हमने स्क्वायर कर दिया है। गतियों के वेग का औसत गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सीधा माप होता है। यदि हम गतियों के वेग के औसत मान का वर्गमूल लें तो हमें गति का जो मान प्राप्त होगा उसे वर्ग माध्य मूल वेग यानी कि URMS कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। URMS जो होता है वो U' स्क्वायर का अंडर रूट होता है। और एक और चीज,
जो URMS होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर U एवरेज, फिर UMP, और इनके बीच का जो रेशो होता है वो होता है 1:1.128:1.224। आप इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको U एवरेज दे दिया जाएगा और आपसे UMP पूछेंगे, तो वहां पर आपको इसकी बहुत मदद मिलेगी। अब आगे बात करते हैं गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की। वह सिद्धांत जो गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण देता है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कहलाता है। अगर मैं नंबरों में कहूं तो 7 पॉइंट्स हैं। वो 7 पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और समझने हैं। तो पहला पॉइंट है, गैस अधिक संख्या में समरूप कणों से मिलकर बनी होती है। यह कण इतने छोटे तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस अणुओं का कुल आयतन उनके मध्य के रिक्त स्थान की तुलना में नगण्य होता है। यह अभिगृहित गैसों की उच्च संपीड्यता को व्यक्त करता है। यह पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सामान्य ताप और दाब पर गैस कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। इस अभिग्रहित का आधार यह है कि गैस प्रसारित होकर उनके लिए उपलब्ध स्थान को पूर्णतः घेर लेती है तथा सामान्य ताप एवं दाब पर द्रवीकृत नहीं होती है। यह दूसरा पॉइंट था, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि गैस के कण लगातार गतिक अवस्था में रहते हैं। यदि वे कण स्थिर अवस्था में होते तो गैस एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती, परंतु ऐसा प्रेक्षित होता नहीं है। यह तीसरा पॉइंट था। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं और चौथा पॉइंट कहता है कि गैस के कण प्रत्येक संभव दिशा में सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं। अपनी गति के दौरान ये आपस में अथवा पात्र की दीवार से टकराते रहते हैं। गैस के द्वारा उत्पन्न दाब पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा किए गए प्रहारों का परिणाम होता है। अगला पॉइंट कहता है, गैस के अणुओं के मध्य संघटक पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इसका तात्पर्य यह है कि संघटक के पूर्व एवं पश्चात अणुओं की ऊर्जा समान रहती है। संघटक में अणुओं के मध्य ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, अर्थात विशिष्ट अणु की ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, परंतु कुल ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। यह अभिगृहित इस तथ्य पर आधारित है कि गैस का स्वतः शीतलन या ऊष्मन नहीं होता है। यदि गैस के अणुओं की गति रुक जाए तो वे एकत्र हो जाएंगे, जो वास्तविक प्रेषण के विपरीत या प्रतिकूल होगा। अगला जो पॉइंट है वह यह कहता है कि किसी भी समय गैस के विभिन्न कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है, फलस्वरूप विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होती हैं। यह तथ्य सही प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे ही अणु संघटन करते हैं वैसे ही उनके वेगों में परिवर्तन हो जाता है। यदि सभी अणुओं के प्रारंभिक वेग समान हो तो भी संघटन के उपरांत उनकी एक रूपता समाप्त हो जाती है, परिणामतः उनके वेग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसके बावजूद निश्चित ताप पर वेगों का वितरण समान बना रहता है। अगला और लास्ट पॉइंट कहता है कि यदि एक अणु में विभिन्न वेग होते हैं तो उसकी विभिन्न गतिज ऊर्जाएं होंगी। ऐसी परिस्थितियों में हम केवल औसत गतिज ऊर्जा की बात कर सकते हैं। अणुगतिक सिद्धांत में ऐसा माना गया है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। ऐसा देखा गया है कि ताप बढ़ने पर गैस का प्रसार होता है एवं यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो दाब बढ़ता है। गैस को गर्म किए जाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये पात्र की दीवार पर अधिक तेजी से प्रहार करते हैं, फलतः अधिक दाब उत्पन्न होता है। तो ये थे गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको घर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। इनसे हम आगे कई बातें करने वाले हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा, उसके बाद हमने गतिज ऊर्जा एवं अणुगति के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने पढ़ा गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आदर्श व्यवहार से विचलन की, उसके बाद हम बात करेंगे गैसों के द्रवीकरण की और आखिरी में हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। धन्यवाद दोस्तों। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को डीएसटी और एनआईएफ द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज भी हम अध्याय कार्य ऊर्जा और शक्ति को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा था तथा ऊर्जा के विभिन्न रूप को भी जाना था। आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले शक्ति के बारे में जानेंगे और उसके बाद संघट्ट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले विषय शक्ति के साथ। दोस्तों, शक्ति क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे शक्ति के उदाहरण को देखते हैं, जैसा कि हम घोड़ा गाड़ी द्वारा खींची जाने वाली वस्तु परिवहन के रूप में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में घोड़ा द्वारा किया गया कार्य शक्ति का उदाहरण है। हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें भी हमारे द्वारा शक्ति लगाया जाता है। या हमारे द्वारा डंबल को उठाने में भी शक्ति का इस्तेमाल होता है। जानते हैं शक्ति की परिभाषा के बारे में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। माना कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो उस व्यक्ति का शक्ति का मान निम्न होगा। दोस्तों, शक्ति को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं और शक्ति को हम P से निरूपित करते हैं। इस प्रकार शक्ति का सूत्र होगा P बराबर W बटे में T, जहाँ W किया गया कार्य को दर्शाता है और T इकाई समय को बताता है। अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक वाट अथवा जूल पर सेकेंड होता है। दोस्तों, तात्क्षणिक शक्ति को औसत शक्ति के सीमांत मान के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है। इस प्रकार P बराबर dW बटे dt हो जाएगा फॉर्मूला, और जहां विस्थापन R में बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर F डॉट dr होता है। अतः तात्क्षणिक शक्ति को निम्नलिखित प्रकार से भी लिख सकते हैं। P बराबर F डॉट
dr बटे dt यानी कि F डॉट भी। दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है। किसी मशीन द्वारा स्थानांतरित की गति शक्ति को हॉर्स पावर यानी कि HP अश्व शक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख ले और याद कर ले। यह मात्रक कार, मोटर बाइक इत्यादि की निर्गत क्षमता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। जानते हैं संघट्ट के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं। चित्र से समझते हैं। जैसे कैरम खेलते वक्त संघट्ट के बाद जब एक गोटी रुकती है तो दूसरी गोटी समान संवेग के साथ दूर चली जाती है। या जब हम पूल खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि जब संघट्ट के बाद जब एक गेंद रुकती है तो दूसरी गेंद समान संवेग के साथ दूर चली जाती है। इस प्रकार हमने संघट्ट को 2 उदाहरणों से समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संघट्ट के कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों, चित्र को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि 2 द्रव्यमान M1 व M2 है, जिसमें कण M1 चाल V1I से गतिमान है, जहां अधोलिखित I आरंभिक चाल को निरूपित करता है। दूसरा द्रव्यमान M2 स्थिर अवस्था में है, तो इस फ्रेम में द्रव्यमान M1 दूसरे द्रव्यमान M2 से, जो विरामावस्था में है, संघट्ट करता है। दोस्तों, आइए संघट्ट के परिभाषा को जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं के बीच एक शक्तिशाली बल कार्य करता है, संघट्ट या टक्कर कहते हैं। सीधे शब्दों में 2 पिंड के बीच होने वाली टक्कर को संघट्ट कहते हैं। दोस्तों, संघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। जानते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। वह संघट्ट जिसमें निकाय का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। चित्र से समझिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। अप्रत्यास्थ संघट्ट उसे कहते हैं यदि किसी संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, तो इस प्रकार के संघट्ट को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को जानते हैं। दोस्तों, जब 2 पिंड संघट्ट करते हैं तो संघट्ट समय डेल्टा टी में कार्यरत परस्पर आवेगी बल उनके परस्पर संवेगों में परिवर्तन लाने का कारण होते हैं। अर्थात डेल्टा P1 बराबर F12 डेल्टा T, उसी प्रकार डेल्टा P2 बराबर F21 डेल्टा T होता है, जहां F12 दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर आरोपित बल है, इसी तरह F21 पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार F12 बराबर माइनस F21 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर में 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। जानते हैं एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट जब एक ही सरल रेखा में गतिशील 2 पिंडों के बीच इस प्रकार का संघट्ट होता है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इस प्रकार के संघट्ट को एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। एक विमीय संघट्ट को चित्र से समझते हैं। सर्वप्रथम हम किसी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें θ1 बराबर θ2 बराबर 0 होगा। आप चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। संवेग संरक्षण के नियम से M1 V1I बराबर M1 प्लस M2 ब्रैकेट में VF हो जाता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं VF बराबर M1 बटे में M1 प्लस M2 V1I। दोस्तों, संघट्ट में गतिज ऊर्जा की क्षति होती है, तो इस प्रकार डेल्टा K बराबर 1/2
m1v1i² माइनस 1/2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 vf² हो जाता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m1v1i² माइनस 1/2 m1² बटे m1 प्लस m2 v1i², जिसे हम समीकरण को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m1v1i² ब्रैकेट में 1 माइनस m1 बटे में m1 प्लस m2, और अंत में हमें 1/2 m1 m2 बटे m1 प्लस m2 v1i² मिलता है, जो कि अपेक्षानुसार एक धनात्मक राशि है। ऊपर के समीकरण को हल करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। v1f बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 v1i और v2f बराबर 2 m1 v1i बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार हम अज्ञात राशियां v1f, v2f ज्ञात राशियों m1, m2, v1i के पदों से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब उपरोक्त विश्लेषण से विशेष दशाओं में रुचिकर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जानते हैं दशा 1 के बारे में। यदि दोनों द्रव्यमान समान है अर्थात m1 बराबर m2 है, तब v1f बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार v2f v1i के बराबर हो जाएगा। दशा 2 में हम जानते हैं कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से बहुत अधिक है अर्थात m2 m1 से बहुत ज़्यादा है, तब v1f समरूप हो जाएगा माइनस v1i के बराबर और v2f 0 के समरूप हो जाएगा। आइए जानते हैं द्विविमीय संघट्ट के बारे में। चित्र से समझते हैं। स्थिर द्रव्यमान m2 से गतिमान द्रव्यमान m1 का संघट्ट का चित्रण करता है। इस प्रकार के संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। चूंकि संवेग एक सदिश राशि है, अतः यह 3 दिशाओं x, y, z के लिए 3 समीकरण को बताती है। x घटक और y घटक के समीकरण निम्न हैं। m1 v1i बराबर m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2। एक और समीकरण है 0 बराबर m1 v1f sin θ1 प्लस m2 v2f sin θ2। अधिकतर स्थितियों में v1, m1, v2, v1t ज्ञात होता है, अतः संघट्ट के बाद हमें 4 राशियां vf, v2f, 0 और θ2 प्राप्त होती है, जिससे हम अज्ञात राशि जैसे v1f, v2f और θ2 ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आइए द्विविमीय संघट्ट को चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कार, जीप का टक्कर एक उदाहरण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब समान द्रव्यमान के 2 पिंड, जिनमें एक स्थिर है, पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे से समकोण कोण बनाते हुए गति करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम शक्ति के बारे में पढ़ें और उसके बाद संघट्ट को जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तब तक आप अपने भौतिक विज्ञान की पुस्तक से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है। अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाइनाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था। हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगी, यानी कि श्वेत अवशेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये 2 रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट पीपीटी देता है, और फिर उस AgCl में जो कि व्हाइट पीपीटी है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की।
तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें दो चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है, हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2। फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। क्योंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि H2O और NO। हमें यहाँ पर आयन के फॉर्म में बात करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हमें जो मिला है वो Fe2+ आयन मिला है। फिर हम क्या करते हैं, जो FeSO4 मिला होता है हमको, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं NO के साथ और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है FeNO H2O5SO4। ये जो हमें कंपाउंड मिलता है हमें ये रिंग की शेप में ब्राउन कलर देता है, तो इसे ब्राउन रिंग कहते हैं और इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी रसायन विज्ञान की लैब में जाओगे तो लैब में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, तो यह होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस में हम सबसे पहले बात करेंगे श्वेत फॉस्फोरस की। यह पारभासी श्वेतमोमी ठोस है। यह विषैला होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है तथा अंधेरे में चमकता है। यह जल में अविलेय क्यों होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय क्यों होता है, ये जानते हैं। किसी भी चीज को अगर आप किसी दूसरी चीज में विलेय कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है कि वो या तो पोलर हो, वो दोनों चीजें या तो पोलर हो या वो दोनों चीजें नॉन पोलर हो। श्वेत फॉस्फोरस नॉन पोलर होता है जबकि जल पोलर होता है, इसलिए वो जल में अविलेय है। लेकिन अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर होता है, तो इसीलिए कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फॉस्फोरस विलेय होता है। इसके अलावा श्वेत फॉस्फोरस अंधेरे में चमकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें NaOH के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके ये BH3 देता है। अब हम बात करेंगे लाल फॉस्फोरस के बारे में। यह श्वेत फॉस्फोरस को 573 केल्विन में कई दिनों तक गर्म करने से बनता है।
यह गंधहीन, अविशैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। अब हम बात करेंगे काला फास्फोरस के बारे में। इसे अंग्रेजी में ब्लैक फास्फोरस कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस तथा बीटा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। उसके बाद हमें बात करनी है फॉस्फीन की। सबसे पहले हमें देखना है फॉस्फीन का विरचन। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी। P4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवा के फॉस्फीन बनाया जाता है। अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए इसे HI में अवशोषित किया जाता है, जिससे फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाए, जो KOH से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन दे देता है। आप देख सकते हैं PH4I को हमने KOH में डाला तो हमें Ki प्लस H2O प्लस PH3 मिला, जो कि फॉस्फीन का शुद्ध रूप है। अब हम बात करते हैं फॉस्फीन के गुणों के बारे में। यह एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। यह ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती है। यह जल में आंशिक रूप से विलेय है, यानी कि यह पूरी तरह नहीं घुलती, लेकिन इसका कुछ पार्ट घुल जाता है और कुछ पार्ट अविलेय ही रहता है। PH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। यह दुर्बल क्षारकीय है, यानी कि यह वीकली बेसिक है। तो यह थे फॉस्फीन के गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की। यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। P4 प्लस 6Cl2 हमें देता है PCl3, जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। यह थायोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ करने से भी प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम श्वेत फास्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें PCl3 मिलता है और साथ में SO2 और H2Cl मिलता है। यहाँ पर PCl3 हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुणों की। यह रंगहीन तैलीय द्रव है तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। PCl3 को अगर आप जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये हमें H3PO3 देता है और साथ में HCl देता है। यह OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। ये उन सभी ग्रुप से रिएक्ट करता है जिसमें OH लगा होता है। तो ये थे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के गुण। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। सबसे पहले देखते हैं इसका विरचन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम P4 को Cl2 के साथ सीधा रिएक्ट करवाएंगे तो हमें PCl5 मिलेगा। यहाँ पर जो Cl2 है ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। इसको एक और तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप P4 को SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के गुणों की। यह एक हल्का पीच श्वेत पाउडर है तथा नम वायु में यह जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं। PCl5 प्लस H2O हमें देता है POCl3 और इस POCl3 को अगर आप दोबारा से पानी में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देता है H3PO4, जिसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। अधिक गर्म करने पर यह वियोजित हो जाता है
यानी कि अगर आप PCl5 को ज़्यादा गर्म करोगे तो ये PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निर्शीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि 2 अक्षीय आबंध निर्शीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निर्शीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 की, या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे चंपा दीदी, आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो और 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमारा पास ना है। अरे है तो वो का है, टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू।
आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।